वेलकम टू क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था क्लास 11th का, जिसमें अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है, जो न्यू चैप्टर है, दैट इज़ द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम बहुत सारे कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अकाउंटिंग के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इसको मिस नहीं करना है। तो इस क्लास को पूरा से पूरा देखना है, तभी हमें इसका मीनिंग और कन्वेंशन समझ में आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो इसमें थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास आ जाता है गैप। अब गैप क्या है? गैप अगर आप देखो तो दिस इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स जो होते हैं, अकाउंटिंग की स्टेटमेंट बनाते वक्त इनको वो यूटिलाइज करते हैं। इनकी हेल्प से वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो अकाउंटिंग का जो बेस होता है वो हमारा नहीं रहता। तो हमने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं जो कि हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बनाने में हेल्प करते हैं। अब वो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अगर आप प्रिंसिपल्स सिंपल प्रिंसिपल पढ़ो तो प्रिंसिपल्स क्या चीज़ होते हैं? जनरल लॉ और रूल्स। ये जनरल लॉज और रूल्स होते हैं विच इज़ एक्सेप्टेड और अडॉप्टेड बाय अ प्रोफेशनल्स, ठीक है। और स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, ये स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं विच इज़ प्रोफेशनली एक्सेप्टेबल। अब ये प्रोफेशनली एक्सेप्टेबल होते हैं तो अकाउंट्स जो होती हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं वो बिना इस लॉज और रूल्स को फॉलो किए बिना नहीं बना पाते। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स में और कन्वेंशंस में। ये हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, ये बोथ आर प्रिंसिपल्स। इनको हम फर्दर थोड़ा अपने समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में डिवाइड किया हुआ है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होते हैं? अब कॉन्सेप्ट अगर आप देखो तो कॉन्सेप्ट एक फंडामेंटल बेस होता है जिस पर अकाउंटिंग बेस्ड होती है, डिपेंड होती है। अब फंडामेंटल बेस्ड होता है, ठीक है, ऑन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड। इस पर अकाउंटिंग बेस्ड होती है। ये अजम्पशंस होती हैं हमारी, अजम्पशंस और आइडियाज होते हैं। ये आइडियाज और अजम्पशन है जिस पर अकाउंटिंग हमारी बेस होती है, वो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसके बाद जो कन्वेंशंस क्या होती हैं? कन्वेंशंस होते हैं इट इज एन ट्रेडिशन और कस्टम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, विच एक्ट एज ए गाइड, विच acts as guide for preparation of accounting statements। ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को बनाने में मदद करते हैं हमें, एज ए गाइड, ये गाइड का काम करते हैं। और कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस में यही एक बेसिक डिफरेंस होता है कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये हमारे, इन पर अकाउंटिंग डिपेंड होती है, ये बेस्ड होती है, इन पर अकाउंटिंग बेस्ड होती है। और कन्वेंशंस जो होते हैं ये एक्ट एज ए गाइड करते हैं। अब हम फर्दर डिवाइड पढ़ेंगे कि कन्वेंशंस जो फर्दर इस तरह से कन्वेंशन, हमारे पास बहुत सारे कन्वेंशंस है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके बाद हमारा गोइंग कंसर्न है, मनी मेजरमेंट है, कॉस्ट है, और हमारे पास इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। इस तरह से बाद में अकाउंटिंग हमारा जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कन्वेंशंस को भी। तो अब हम सबसे पहले आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट्स क्या चीज़ होते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं हमारे पास, आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, खाली कॉन्सेप्ट्स। तो हमारे पास सब कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? दैट इज, सबसे पहले हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको हम एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। इसका मतलब क्या है?
एक्चुअली बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अ डिफरेंट और ए सेपरेट आइडेंटिटी, अ डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है इनकी, एक डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है इनकी आइडेंटिटी अलग होती है। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं हमारे पास। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास इसमें एक चीज आ जाता है बिजनेस, और दूसरा है ओनर, क्योंकि बिजनेस के बीच में ये दो चीजें मेन होती हैं। अगर आप देखो, बिजनेस एक सेपरेट आइडेंटिटी है और एक ओनर एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है फ्रॉम बिजनेस कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब ये जो ओनर होता है, मान लो अब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो जो पैसा लेकर आता है, वो जो पैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एज ए कैपिटल, जो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन अ बिजनेस। अगर ओनर कोई पैसा बिजनेस में लगाता है तो उसको हम कैपिटल बोलेंगे। तो वो जो पैसा होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, वो एक लायबिलिटी होती है, बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि वन एंटिटी गिव्स मनी टू अनदर एंटिटी। ये अलग एंटिटी है, वो अलग एंटिटी है, वो ये एंटिटी ओनर एंटिटी बिजनेस एंटिटी को एक पेमेंट करती है एज ए कैपिटल की फॉर्म में, जिसे हम लायबिलिटी साइड में हम मेंशन कर लेते हैं। वो एट ए टाइम, कभी ना कभी जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहां पर हम लायबिलिटी बना के रखते हैं। लायबिलिटी इन द सेंस हम उस ओनर की कैपिटल बनाकर, वो हमारी कैपिटल होती है, वो हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं लायबिलिटी साइड में। तो यहां पर हम कैपिटल की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। अगर ओनर कोई पेमेंट बिजनेस को देता है तो वो कैपिटल है। तो कैपिटल लगाने के बाद ओनर चाहता है कि वो कोई और पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, एडिशनल कैपिटल जिसे हम कहेंगे। तो एडिशनल कैपिटल जब ओनर देगा बिजनेस को, तो बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर वो कुछ विड्रॉ कर लेगा तो विड्रॉ करने के बाद उसकी कैपिटल कम होगी, जिससे बिजनेस की लायबिलिटी भी कम होगी। तो ये एक पेमेंट होती है जो ओनर बिजनेस को देता है, वो एट ए टाइम कभी ना कभी लायबिलिटी की फॉर्म में वो बैलेंस शीट में रख लेते हैं और उसको वापस भी देना होता है। अब यहां पर हम एक चीज और पढ़ेंगे कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओनर की होती हैं, दैट आर सेपरेट फ्रॉम द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, उससे वो अलग होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी चीज लेता हूं, मेरे पास एक बस है, उस बस में मैं एम्प्लॉयज को, अपने बिजनेस के एम्प्लॉयज को उनके घर से उठाकर मैं लेकर आता हूं अपने ऑफिस तक, जहां पर उनको वर्क प्लेस है, जहां उन्हें काम करना है। तो वो जो एसेट हो जाएगा, वो जो मेरी बस हो जाएगी, जो गाड़ी हो जाएगी, वो मेरी बिजनेस के लिए यूज हो रही है, तो वो बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटी में काउंटेबल होगा। बट इन द सेम सेंस मेरे पास एक और मेरी गाड़ी है, मैं ओनर की गाड़ी है, तो ओनर उसको अपने घर लेके जाता है, अपने घर लेकर आता है, उसको पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, तो वो एसेट जो होगा दैट विल बी द पर्सनल एसेट ऑफ द ओनर। तो वो अलग अलग होते हैं। एसेट जो ओनर का एसेट हो गया वो अलग है, और जो हमारा बिजनेस का एसेट है दैट इज सेपरेट। तो हम क्या कहते हैं कि बोथ एंटिटी, ओनर और जो बिजनेस है, दैट आर सेपरेट। अब इसके बाद हमारे पास एक न्यू है जिसे हम कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि वी हैव टू राइट ओनली दोज एंट्रीज और दोज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी ट्रांजैक्शन हम बिजनेस में करते हैं वो इस सेंस में लिखनी है कि वो मनी की टर्म में वो कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ परचेज किया, आई हैव परचेज्ड समथिंग, परचेज किया 1,00,000 का, तो मैंने सेल किया, उसमें से सेल कर दिया अपनी बिजनेस का 2,00,000 का। तो 1,00,000 जो है, 2,00,000 जो है विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, वो मनी की टर्म में एक्सप्रेस हो रही है, तो हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते हैं। वाइस वर्सा, अगर मैं एक और चीज देखूं, मैंने किसी मैनेजर को अपॉइंट किया और मैंने किसी एम्प्लॉय ने हमारे कंपनी से काम छोड़ दिया, तो दैट आर नॉट expressed in terms of money, so that these things are cannot be recorded in books of account। उसको हम books of account में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूंगा कि वो मेरा एक एम्प्लॉय छोड़ के गया, कोई एम्प्लॉय अपॉइंट किया, मैंने मैनेजर अपॉइंट किया, तो वो मनी के टर्म में एक्सप्रेसिबल नहीं होता। वो सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाते हैं एचआरएम के। अब
मनी मेजरमेंट और क्या बोलता है, एक चीज इसमें और चीज आती, मनी मेजरमेंट मॉनेटरी वैल्यू को ही एक्सप्रेस कर रहा है, नॉट इन द फिजिकल में। हमारे पास जो भी चीज आती है मॉनेटरी में भी आ सकती है, देखो मॉनेटरी और फिजिकल टर्म, और फिजिकल टर्म हमारे पास जो भी एंट्रीज होगी वो मॉनेटरी फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि फिजिकल फॉर्म में। अब इनमें क्या डिफरेंस है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 10 कमरे हैं, उस बिल्डिंग में मेरे पास 10 कंप्यूटर हैं, उस बिल्डिंग में मेरे पास 10 अलमीरा हैं, तो उसमें मेरे पास और भी कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ है। तो वो जो सामान है ना, उसको मैं स्टॉक रजिस्टर बना सकता हूं अलग से, ना कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं लिखूंगा कि मेरी बिल्डिंग में 10 मेरे पास कंप्यूटर हैं, मेरी बिल्डिंग में 10 चेयर्स पड़ी हुई हैं, तो वैसे नहीं। तो मुझे जब लिखना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, मैं लिखूंगा कि मेरे पास जो बिल्डिंग है, मान लो वो 1 लाख की बिल्डिंग है मेरे पास, उसमें मेरे पास 5,000 के या 10,000 के कंप्यूटर्स हैं मेरे पास उसमें 10,000 रुपये का कुछ और सामान पड़ा हुआ है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो लिखा जाएगा दैट विल बी टोटल 1,20,000, ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखूंगा कि मेरे पास 1 लाख बिल्डिंग, जो एक बिल्डिंग है, मेरे पास 5 कंप्यूटर हैं, मेरे पास 5 चीज़ उसमें अलमीरा है, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। तो ये मॉनेटरी वैल्यू, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि आप फिजिकल टर्म्स में लिखिए, उसको लिखिए इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरीज। अब इसमें थर्ड मेरे पास आ जाता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है वेन एवर वी स्टार्ट अ बिजनेस, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वी टेक इट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ ए टाइम, हम उसको लंबे पीरियड के लिए कंटिन्यू करने के लिए बिजनेस करते हैं, ना कि हमें पता लगा कि आने वाले फ्यूचर में कुछ होने वाला हम उसे बंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी छोटी एग्जाम्पल देता हूँ, इन 2019 की बात है, कोविड-19 का नाम तो सबने सुना ही है, वेरी पॉपुलर, दैट वॉज वेरी पॉपुलर लास्ट 2 ईयर्स। तो कोविड-19 जो है हमारा, कोविड-19 जो चाइना से स्टार्ट हुआ था और इंडिया में पहुंचते पहुंचते वो 2020 के कहीं जनवरी फरवरी में पहुंचा था। तो होल ईयर हमारा बिजनेस बहुत सारा कम हो गया था। तो बिजनेस कम होने से हमने क्या किया, हमने क्या वो बिजनेस बंद कर दिए, हमने बिजनेस बंद नहीं किए, क्योंकि 2019 के बाद 2020 के बाद हमारे पास 2021 में हमें ऑलरेडी पता लग रहा था कि 20 में ये फिर इंक्रीज हो रहा है, हमें गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आ गई थी। तो हमने टाटा बिरला, ये अंबानी, क्या इन्होंने अपने बिजनेस बंद कर दिए? नहीं, क्योंकि बिजनेस इज ऑलवेज कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ ए टाइम, हम उसको लंबे वक्त के लिए चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक एग्जांपल और आपको अगर मैं छोटी सी दूं इसमें, तो जैसे मान लो एक एग्जांपल कि मैं एक कंप्यूटर खरीदता हूं, मेरे पास एक कंप्यूटर है, 50,000 रुपीज़ का कंप्यूटर है, 50,000 का कंप्यूटर लाता हूं। तो मैं मान लेता एक्सपेक्टेड जो लाइफ होगी इस कंप्यूटर की वो 5 साल की होगी। 5 साल से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बाद हमारे वैसे भी कंप्यूटर जो आज कंपनी में डुप्लीकेट मिलता है वैसे मुंह खोल देते हैं, तो वो काम करने वाले लायक नहीं रहते, कुछ में वायरस आया था, किसी में कुछ। तो मैं एक्सपेक्टेड ले लेता हूँ उसकी लाइफ जो है दैट विल बी 5 ईयर्स, उस कंप्यूटर की 5 साल की उम्र लेके चलता हूँ। तो पर ईयर के हिसाब से अगर मुझे देखा जाए तो 50,000 विल बी डिवाइडेड बाय 5, तो हर ईयर के हिसाब से मुझे उसका 10,000 का चार्ज आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रेवेन्यू चेक करूंगा उस साल का कितना आ रहा है। अगर मुझे उस साल का जो रेवेन्यू है वो इससे ज्यादा आ रहा है तो मैं उसको मेजर करूंगा, उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लूंगा। बट मुझे इसको 5 साल में डिवाइड किया है, क्योंकि मुझे इधर मेन एग्जांपल क्या है, मुझे पढ़ना क्या है, दैट इज द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मींस बिजनेस इज गोइंग फॉर ए और ए कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो बिजनेस मैंने इसको क्या, कंप्यूटर को 5 साल में डिवाइड किया, क्योंकि मुझे पता है मेरा बिजनेस, कंप्यूटर तो 5 साल की लाइफ है और बिजनेस तो से आगे भी चलता रहेगा। तो मैं हर साल उसका थोड़ा थोड़ा पैसा चार्ज करते रहूंगा और बाकी उसका रेवेन्यू से मैं उसका प्रॉफिट बनाते रहूंगा, और जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस उसमें से निकल जाएगा। तो ये मुझे ये बताता है कि गोइंग कंसर्न बिजनेस जो भी है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट इसमें एक और हम पढ़ लेते हैं, दैट इज द अकाउंटिंग पीरियड, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिकली इट इज ए टाइम पीरियड और ए स्पैन ऑफ अ टाइम। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, फोर्थ जो है मेरा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट।
अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब है अ स्पैन ऑफ ए टाइम, स्पैन ऑफ टाइम और ए पीरियड ऑफ ए टाइम। बेसिकली जनरली ये जो पीरियड होता है हम इसको 12 मंथ का पीरियड लेके चलते हैं। जो 12 मंथ का पीरियड होता है हमारा, जो हमारा 12 मंथ का पीरियड होता है, बेसिकली ये अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का हम लेते हैं। अब ये टाइम पीरियड ये क्या मेंशन क्या करता है, अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि आफ्टर अ स्पैन ऑफ ए टाइम और ए पीरियड ऑफ ए टाइम व्हाट वी डू, वी मेक द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं एक स्पैन ऑफ टाइम के बाद, बेसिकली आफ्टर 12 मंथ और एनुअली। ठीक है, हमारा जो कंपनीज एक्ट है 2013 और इनकम टैक्स एक्ट, उसने भी कहा है कि हमें इनकम जो भी हमें स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती हैं, दैट विल बी मेड आफ्टर द आफ्टर 1 ईयर और अकाउंटिंग पीरियड और एनुअली। बट कुछ केस ऐसे आ जाते हैं जिन केसों में हम क्या करते हैं, हम जो हमारे ये जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमें बीच में बनानी पड़ती हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और वो कब जरूरत पड़ती हैं, वो हमें ज़रूरत पड़ती हैं वो कंपनी की जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में काम किया होता है, जो उनके शेयर लिस्टिंग होते हैं, तो उनको क्वार्टरली अपने अकाउंट्स ऑफ स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको शो करनी पड़ती हैं पब्लिकली। तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे, दैट इज़ द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो 5th कॉन्सेप्ट मैं पढ़ूंगा, दैट इज़ द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं बिजनेस में, तो वो उसकी कॉस्ट पर, वो उसकी परचेज प्राइस पर और वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस पर मेंशन किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्यों, अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हमारा कॉस्ट क्या होती है, इसमें हमारे पास एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं परचेज प्राइस। परचेज प्राइस, परचेज प्राइस जो होती है इसमें हमारे पास 2-3 चीजें आ जाती हैं, दैट इज द इंस्टॉलेशन चार्जेस, या फिर इंस्टॉलेशन, हमने इंस्टॉलेशन पे कितना खर्चा किया, हमने उसकी एक्विजिशन पे कितना खर्चा किया, और हमने उसके और अदर चार्जेस क्या दिए, ट्रांसपोर्टेशन, एनी अदर। तो वो सब मिला के हमारी परचेज प्राइस होती है, और उस परचेज प्राइस को पर ही और उसी को ही हम बोलते हैं कॉस्ट। और उस कॉस्ट पे हम जो एसेट होता है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है। नो डाउट कभी कभार क्या होता है, मैक्सिमम टाइम पर हमारी कॉस्ट जो होती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल, फ्रॉम द मार्केट वैल्यू। कॉस्ट जो होती है मार्केट वैल्यू से मोस्टली हमारी अलग ही होती है, क्योंकि मार्केट वैल्यू कभी बिल्डिंग की हाई हो जाती है, ज़्यादातर हमारी हाई होती है, तो कॉस्ट हमारी कम रह जाती है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का एक और लिमिटेशन ये है कि ये हमें एक्चुअल जो वर्थ होती है बिजनेस की वो ये नहीं बताता। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम जो भी हम एसेट मेंशन करते हैं दैट इज मेंशन इन द कॉस्ट एट देयर कॉस्ट, दैट इज परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, एक्विजिशन एंड अदर, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ये सब मिला के हम परचेज प्राइस बनाते हैं और उस पे हम लिख देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये हमारा यहाँ तक हम 5 कॉन्सेप्ट आज कवर कर लिए हैं, और बाकी के हम कॉन्सेप्ट जो है बाकी की क्लास में कवर करेंगे एज सुन एज। जिनको समझ में नहीं आया बेटा प्लीज़ कमेंट करो, और नीचे मैं आप मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।